ये हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये काइनेमेटिक्स, पार्टिकल काइनेमेटिक्स का सेशन 5 होगा। सेशन 5 ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इससे हम लोग क्या करेंगे, 3 गो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें। वी फर्स्ट डिस्कस 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला एग्जांपल ये है, a point P moves in a straight path. A point P moves in a straight path at a constant speed v1 for half the distance and at a constant speed v2 for remaining half of the distance. सवाल ये है, हमको बताना है पॉइंट का पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ पॉइंट P फॉर द कंप्लीट जर्नी। What is the average speed of the point for the complete journey? What is the average speed of the point P for the complete journey? मान लेते हैं मेरा एवरेज स्पीड V एवरेज है। Let V average be the average speed एवरेज स्पीड क्या होगा? Distance covered L by total time taken T, where L is the total distance moved और T total time of journey है। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये इसका टोटल लेंथ L है। पॉइंट इनिशियली यहाँ था, वो V1 स्पीड से जा रहा था। जर्नी का हाफ डिस्टेंस वो V1 स्पीड से गया, यानी L/2 डिस्टेंस पर वो V1 स्पीड से गया। जैसे ही L/2 डिस्टेंस तय कर लिया, इसका स्पीड सडनली चेंज होकर V2 हो गया और फिर रिमेनिंग L/2 डिस्टेंस वो उसी स्पीड पर मूव किया। तो हमको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा, L/T। T इज द टोटल टाइम फॉर द कंप्लीट जर्नी ऑफ द पार्टिकल। और T होगा, देखिए जर्नी का 2 फेज है, एक फर्स्ट फेज जिसमें उसका स्पीड V1 है और दूसरा सेकेंड फेज जिसमें उसका स्पीड V2 है। तो टाइम टेकन होगा यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, वो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ जाने का टाइम का सम होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या होगा, T1 हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या हो गया, T2 हो गया। अच्छा, T1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम T1, L/2 डिस्टेंस मूव किया कांस्टेंट स्पीड V1 से, L1 को T1 को लिखेंगे L/2 V1। सिमिलरली T2 को लिखेंगे L/2 V2। अब इसको इसमें डाल देंगे तो मेरा V एवरेज आ जाएगा। V एवरेज आएगा L/2 V1 प्लस L/2 V2। अब L कट गया इसमें, तो ये हो जाएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो पॉइंट का जो एवरेज स्पीड होगा उस कंप्लीट जर्नी में वो हो जाएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। यही एवरेज स्पीड ऑफ द पॉइंट होगा फॉर द कंप्लीट जर्नी। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। पहला एग्जांपल डिस्कस कर दिए, अभी 2 एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेमेटिकल वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे।
अच्छा मिटा देते हैं इसको। अच्छा एग्जाम्पल टू क्या है देखिए, a point P moves along a straight path, a point P moves along a straight path a point P moves along a straight path at a constant speed v1 for half the time, at a constant speed v1 for half the time, and at a constant speed v2 for remaining half of the time. And at constant speed v2 for remaining for next half time, for next half of the time of journey. क्वेश्चन है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा t1 से t2 इस टाइम इंटरवल में। फाइंड द एवरेज स्पीड of point P during the complete journey. During the complete journey. अगेन स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा मेरा, जो डेफिनेशन जो बेसिक फॉर्मूला लिखना होगा पहले। सो लेट V average be the required average speed of point. वो होगा टोटल डिस्टेंस L मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन T। तो देखिए T क्या है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द पॉइंट है। T इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ पॉइंट P। L टोटल डिस्टेंस मूव्ड है। जैसे देखिए पॉइंट यहां था, वो v1 स्पीड से जा रहा था, टोटल यहां से जाने में कैपिटल T टाइम लगा, तो T/2 टाइम में वो डिस्टेंस कुछ कवर किया L1, और रिमेनिंग T/2 टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया L2। यहां से यहाँ जाने में टाइम T/2 लगा, यहां से यहाँ भी T/2 लगा। L जो है क्या है, टोटल डिस्टेंस मूव यहां से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L1 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L2 है। अब L1 को लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्या कि स्पीड कांस्टेंट है। L1 होगा v1 t/2, v1 t/2। L2 को लिखेंगे v2 t/2, उसमें लिखेंगे v1 प्लस v2/2 इंटू टी, यानी कि जो मेरा एवरेज स्पीड होगा L/T होगा, L/T होगा। L को ये लिख देंगे v1 प्लस v2/2 इंटू t/t, यानी v1 प्लस v2/2। ये आंसर आ गया। एवरेज स्पीड का सेकंड प्रॉब्लम ये हम डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा इसको मिटा देते हैं एग्जाम्पल 2 को।
अच्छा, एग्जाम्पल 3 देखिए, यह है पॉइंट P moves along a straight line, moves along a straight line, moves along a straight line, moves along a straight line at a constant speed, at a constant speed v naught for half the journey, first half, for first half of the journey, and at a constant speed v1 for half the time of the second phase of journey. Of second half of journey. For the half the time of second half of the journey, and at a constant speed v2 for next half of the time of the second half of the journey. Second half of journey. What is the average speed of point P in the complete path? Find the average speed of point P in the complete journey. In the complete journey. तो देखिए, इसमें अगर मान लेते हैं कि लेट v एवरेज बी द एवरेज स्पीड, माना गया कि v एवरेज मेरा एवरेज स्पीड है, वो अगेन होगा टोटल डिस्टेंस L डिवाइड बाय टोटल टाइम t। अच्छा देखिए, सवाल का मतलब समझिए। हाँ देखिए, ये पॉइंट का स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया, इसमें उसका स्पीड v नॉट था, टोटल डिस्टेंस मूव किया L, वो L/2 डिस्टेंस चला कितना स्पीड से, L/2 डिस्टेंस v नॉट स्पीड से गया। अच्छा, ये नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी है, ये L/2 डिस्टेंस है। अब माना गया कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में ऐसा माना गया इसको टाइम लगा t नॉट। तो देखिए t क्या है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, वो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ जाने का टाइम का सम होगा। अब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम मान लेते हैं कितना होगा मेरा, t1 मान लेते हैं, प्लस यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है, t नॉट हो गया। t1 कैसे आएगा, t1 है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम। अब यहाँ से यहाँ जाने में उसका डिस्टेंस कवर्ड L/2 है, कांस्टेंट स्पीड v नॉट से, तो टाइम टेकन होगा डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, L/2 अपॉन v नॉट होगा, ये हो जाएगा L/2 v नॉट हो जाएगा, ये t1 हो गया। अच्छा, t नॉट है यहाँ से यहाँ सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करने में जो समय लगा। अब इसमें देखिए t0/2 टाइम में वो डिस्टेंस मूव किया कितना, डिस्टेंस स्पीड कितना स्पीड से मूव किया, v1 स्पीड से, तो ये हो गया v1 t0/2। और नेक्स्ट देखिए, अब कह रहे हैं ना यहाँ से यहाँ जाने में t0 टाइम लगा,
तो T0/2 टाइम में यहाँ से यहाँ का दूरी तय किया, और नेक्स्ट T0/2 टाइम में वो यहाँ से यहाँ का दूरी तय किया कांस्टेंट स्पीड v2 से। तो v2 T0/2 हो गया। अब हमको t चाहिए कि t1 t0 चाहिए, t1 तो आ चुका, अब t0 चाहिए। अब यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस मूव क्या होगा, दोनों का सम, वो l/2 होगा। तो l/2 को हम लिखेंगे क्या चीज, l/2 को लिखेंगे v1 T0/2 प्लस v0 T0/2। अब सॉल्व करेंगे, इसमें 2 तो गया, हो जाएगा l/v1 प्लस v2। अब इसमें डाल देंगे तो t आ जाएगा, t1 प्लस t1 आ गया, l/2 v0 प्लस l/v1 प्लस v2। अब इसमें डाल देंगे किसमें, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में, इम्प्लाई करेगा l/t। अब t को क्या लिखेंगे, t को लिखेंगे l/2 v0 प्लस इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं, l/t1 प्लस t0। t1 कितना हो गया, l/2 v0, और t0 कितना हो गया, l/v1 प्लस v2। इसमें l कट गया, 2 v0 v1 प्लस v2, ये हो गया v1 प्लस v2 प्लस 2 v0। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, देखिए। तो v एवरेज हो जाएगा 2 v0 इंटू v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस 2 v0। ये इसका रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड होगा पॉइंट का इन द एंटायर कोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखिए, सबसे पहले आगे जाने के पहले एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेना है। जब भी हम किसी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, कोई वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको रेफरेंस फ्रेम स्पेसिफाई करना होगा किस फ्रेम से हम उसका डेरिवेटिव इवेलुएट कर रहे हैं। बिना फ्रेम स्पेसिफाई किए हुए ये कहना है कि वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव इतना है, इट हैज मीनिंग, नो मीनिंग, इट इज मीनिंगलेस। तो देखिए, हम कहना चाह रहे हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर time derivative of a vector is meaningless without specifying the frame of reference. Without specifying the frame of reference. देखिए, इसको समझाते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं, अच्छा, वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, एनी वेक्टर, इट कैन बी एनी वेक्टर, इट कैन बी एनी वेक्टर, कुछ कोई भी वेक्टर हो सकता है वो। जैसे देखिए, एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए एक रिजिड रॉड है,
इमेजिन कीजिए दैट वी हैव अ रिजिड रॉड। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक रिजिड रॉड है। देखिए, सपोज वी आर गिवन अ रिजिड रॉड, रिजिड बॉडी। अच्छा, इसका लोअर एंड हम क्या कर दिए हैं, पिवटेड है, और यहाँ पर इसके अबाउट वो घूम सकता है। तो फ्लेक्सिबल जॉइंट है रॉड का ग्राउंड से। फ्लेक्सिबल जॉइंट समझते हैं ना, ये फ्लेक्सिबल जॉइंट। यहाँ पर फ्लेक्सिबल जॉइंट टू ग्राउंड। अच्छा, मानते हैं इसका दो मटेरियल पॉइंट लेते हैं, P1 P2, दो मटेरियल पॉइंट है रॉड का। यहां से यहां का वेक्टर है R। R इज द वेक्टर फ्रॉम P1 to P2। तो P1 और P2 क्या है, टू मटेरियल पॉइंट्स ऑफ रॉड है। They are the two material points of the rod. P1 and P2 are the two material points of rod. R वेक्टर है P1 से P2 तक। इमेजिन कीजिए रॉड ऐसे था 9 AM पर, 9 बजे सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, 9 o'clock। रॉड वर्टिकल था, P1 से P2 का वेक्टर R भी वर्टिकल था। अच्छा, ये जो रॉड है, रॉड को डिनोट करते हैं M से, डिनोटेड बाय M से। और रिजिड रॉड है डिनोटेड बाय M से। अच्छा, क्या किया गया, रॉड को हम रोटेट किए से 1 मिनट बाद रॉड ऐसे आ गया। ये रॉड 9 बजे ऐसे था वर्टिकल, अब ये रॉड हो गया एट 9:02 AM, 2 मिनट बाद। अब ये पॉइंट P1 यहाँ आ गया। अच्छा, P1 P2 रॉड का मटेरियल पॉइंट्स है। जब रॉड घूमेगा P1 P2 भी उसके साथ अकॉर्डिंगली मूव करेगा। P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया, P2 डैश। अच्छा, अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम वेक्टर आर को ऑब्जर्व करें ग्राउंड से, वेक्टर आर को अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो हम बोलेंगे 9 बजे, 9 o'clock, वेक्टर आर वर्टिकली ऊपर था, और 2 मिनट बाद ये जो वेक्टर आर था वो ऐसे हो गया। ये मेरा वेक्टर आर हो गया। देखिए, वेक्टर आर एट 9:02 AM, 9:02 पर वेक्टर आर ऐसे हो गया। देखिए, 9 बजे वेक्टर आर ऐसे था। तो हम ग्राउंड से देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे, वेक्टर आर का डायरेक्शन चेंज हो गया है। 9 बजे मेरा वेक्टर आर अपवर्ड था, और 9:02 में वेक्टर आर ऐसे हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज कर गया। तो हम अगर आर वेक्टर को ग्राउंड से देखेंगे तो हम बोलेंगे इट्स अ वेरिएबल वेक्टर। एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, as seen from ground, R is a variable vector. R is a variable vector since its direction changes. Since its direction changes. इसका मतलब यह हो गया, अगर कोई वेरिएबल वेक्टर है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो नॉन जीरो होगा। ये तो आप समझ रहे हैं। तो dr by dt is a non-zero quantity as seen from ground. As seen from ground, dr by dt एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्योंकि वेरिएबल का डेरिवेटिव जीरो, नॉन जीरो होता है। ऊपर बिठाते हैं। तो अच्छा, अब हम मान लीजिए इसी वेक्टर आर को रॉड से देखते हैं। रॉड से, अगर वेक्टर आर को हम रॉड से ऑब्जर्व करेंगे, इसी रिजिड रॉड से,
तो 9:09 पे उसमें कोई चेंज हम नहीं बोलेंगे, कारण वेक्टर आर जो है रॉड के दो मटेरियल पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो आर जो है कांस्टेंट P1 P2 जो है रॉड का दो मटेरियल पॉइंट्स है, तो P1 P2 रॉड के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, तो जो वेक्टर आर P1 to P2 होगा वो भी फिक्स्ड होगा रॉड के रेस्पेक्ट में। तो रॉड के रेस्पेक्ट में आर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, और कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव 0 होता है। सो एज सीन फ्रॉम rod frame, R is a constant vector। इसका मतलब ये हो गया with respect to rod dr by dt एक जीरो क्वांटिटी होगा। अच्छा देखिए, ग्राउंड से देखने पर dr by dt नॉन जीरो है, और रॉड से देखने पर dr by dt जीरो है। ये टुगेदर यही इंप्लाई करता है कि अगर हम फ्रेम नहीं बताएं किस फ्रेम से हम डेरिवेटिव इवेलुएट कर रहे हैं, केवल dr by dt लिखें, कोई मीनिंग होगा? विल इट हैव एनी मीनिंग? इट विल हैव नो मीनिंग। दिस मीन्स dr by dt has no meaning without specifying the reference frame। Without specifying the reference frame, क्या कि अगर वो उसी क्वांटिटी को अलग अलग फ्रेम में देखेंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगा। तो केवल फ्रेम नहीं स्पेसिफाई करके केवल इतना लिख देंगे, इसका कोई अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इट हैज नो मीनिंग। तो मिटा देते हैं। तो देखिए, अच्छा अभी वेक्टर आर को हम दो फ्रेम से देखे, ग्राउंड से देखे और रॉड से देखे। अगर इसी वेक्टर आर को किसी और फ्रेम से देखते, से रोटेटिंग फैन से देखते, तो इसका वैल्यू कुछ और आता। तो कहने का मतलब ये है ना, बिना फ्रेम स्पेसिफाई किए हुए dr by dt हैज नो मीनिंग। अच्छा हम लोग एग्जांपल के लिए वेक्टर आर लिए, वो वेक्टर आर होना जरूरी नहीं, इट कैन बी एनी अदर वेक्टर आल्सो। तो हम बोलेंगे कि अगर b को ये कोई आर्बिट्ररी वेक्टर है, dA by dt has no meaning without specifying the frame, without specifying the frame। बट अगर ऐसे लिख दे तो ऐसे, तब ये फुली मीनिंगफुल है। मैंने लाइन बना के फ्रेम का नाम डाल दिए, मतलब हम टाइम वेक्टर ए का टाइम डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहे हैं सीन फ्रॉम फ्रेम एफ, ये मीनिंगफुल है। और इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए सीन फ्रॉम फ्रेम एफ, ऐसा बोलेंगे। टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए as seen from frame f। टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए as seen from क्या? फ्रेम f। ये फुली मीनिंगफुल है। इसमें a is any arbitrary vector, a is any arbitrary vector। ये जो है कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर है, A is any arbitrary vector। अच्छा काहे ऐसा है कि वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव फ्रेम के बिना मीनिंगलेस है? बिकॉज ऑफ रोटेशन, रोटेशन की वजह से। वेक्टर का डेरिवेटिव अलग अलग फ्रेम में अलग होता है, इट इज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रोटेशन बिटवीन द फ्रेम्स। अगर ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में रहेगा तो वेक्टर का डेरिवेटिव दोनों फ्रेम में सेम होगा। ये लोग आगे रिलेटिव वेलोसिटी के चैप्टर में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रोटेशन बिटवीन द फ्रेम्स। टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर
depends on the frame of observation, depends on the frame of observation because of mutual rotation between the frames. Mutual rotation between the frames. फ्रेम्स के म्यूचुअल रोटेशन की वजह से ऐसा होता है. और कोई भी वैल्यू, ये कैन बी एनी आर्बिट्ररी वेक्टर, नॉट नेसेसरली वेक्टर आर. ये पॉइंट आपको तुम ध्यान में रखना है. ये जो वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, और ऐसा इसलिए है कि म्यूचुअल रोटेशन हो रहा है फ्रेम्स के बीच, इसीलिए. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट देखिए, स्टेट करेंगे. मेरे पास दो फ्रेम है एफ और एम. एम और F2 रेफरेंस फ्रेम्स है. एम जो है एफ के रेस्पेक्ट में इन जनरल रोटेट कर रहा है. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ. तो देखिए ये रिलेशन हम लिख दे रहे हैं, dA/dt in frame f, time derivative of vector A as seen from frame f. A can be any arbitrary vector. एक्सेलरेशन वेक्टर होना जरूरी नहीं, कोई भी वेक्टर हो सकता है. That is same as dA/dt in frame m प्लस ओमेगा क्रॉस ए. ये देखिए ये दो अलग अलग फ्रेम्स में वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव का रिलेशन है. It is the relation between time derivatives of two vector A as seen from two frames M and F. dA/dt in frame F बराबर dA/dt in frame M प्लस ओमेगा क्रॉस ए. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी मैकेनिक्स, न्यूटन का मैकेनिक्स, इसमें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है. पूरा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का थ्योरी इसी में कंटेंट है. जितना भी रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स आप लोग डिस्कस करते हैं ना, सब इससे डिराइव हो जाता है, इससे फॉर्मूला. रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम रिलेशंस इंपॉर्टेंट है. टॉर्क एंगुलर मोमेंटम रिलेशन इंपॉर्टेंट है. एवरीवेयर ये यूज होता है. फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है. फ्लूइड मैकेनिक्स में दिस रिलेशन इज यूज्ड. ये रिलेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है. और ये दो अलग अलग फ्रेम में वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव को आपस में रिलेट करता है. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है एम का एफ के रेस्पेक्ट में. एम अगर हम लोग आगे देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के डिस्कशन में, ये अगर एम मेरा एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो ओमेगा जीरो हो जाएगा. ये टर्म वैनिश कर जाएगा, तब दोनों फ्रेम में डेरिवेटिव सेम हो जाएगा. अब यहाँ इसको क्लोज कीजिए, ठीक है. ये आपका हो गया फिफ्थ सेशन हो गया. फिफ्थ सेशन हो गया ये. तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो इसका 6th वीडियो बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर का आर वेक्टर, वी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर का हम लोग ये लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में. एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मोस्ट फेमिलियर है, और दूसरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जो उतना फेमिलियर आप लोगों को नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी. पहले हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अब यहाँ क्लोज कर दीजिए.